हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋचा जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम ईवीएस पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस पढ़ने वाले हैं और आपका जो ये ईवीएस है ये ना केवल सीटेट, यूपी टेट एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ये ना सोचे कि ये सीटेट वालों के लिए है तो सिर्फ सीटेट वाले देखेंगे, यूपी टेट के लिए है तो वही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में हम देखते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है ना, वो पृथ्वी पर वायु की विभिन्न परतें मिलकर वायुमंडल बनाती है, ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न परतें मिलाकर क्या बनाती हैं? वायुमंडल। यानी आपका जो वायुमंडल बना है वो कई परतों से बना है, ठीक है, कई परतों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन से गैसें किन किन मात्रा में पाई जाती है। तो देखते हैं वायुमंडल में गैसों की प्रतिशतता यानी कितने परसेंट गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपस्थित है वायुमंडल में वो कौन सा है? नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल में स्थित है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन 21% है। यानी नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा उपस्थित गैसें जो है वो गैस जो है वो क्या है? आपका ऑक्सीजन है, जो कि 21% उपस्थित है वायुमंडल में। आप ये देखिए, ये डेटा पूछता है आपका 78% नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 78% ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%। तो आपका ये डेटा पूछता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो कितना? 78% है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। इसके अलावा ऑर्गन की मात्रा कितना है? 0.93% ऑर्गन है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% इतना अवेलेबल है। अभी डेटा शायद कुछ चेंज हुआ है, 0.04% ऐसा कुछ डेटा है, जो कि अभी यही अभी पुराना ही डेटा पढ़ाया जा रहा है, तो आप अभी यही देख लीजिए। इसके बाद अन्य गैसें कितनी है? 1%। यानी सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है 78%, ऑक्सीजन की है 21%। इसके बाद ये सारी गैसें इनकी मात्रा है, ठीक है। अब ये देखिए धूल कण इत्यादि लगभग नगण्य संख्या में है। यानी जो वायुमंडल है वो धूल और कणों से बना हुआ है। वायुमंडल आपका धूल और कणों से बना हुआ है, यानी धूल कण वायुमंडल में नगण्य मात्रा में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस देखते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैस, ये गैसें सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह व वातावरण को गर्म कर देती है। यानी ग्रीन हाउस गैस का क्या कार्य है? वो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, सूर्य की जो गर्मी होती है, वो क्या करता है? अवशोषित कर देता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बाद क्या करता है? उस गर्मी को पृथ्वी की सतह और वातावरण को गर्म करने के लिए यूज करता है। यानी ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? सूर्य की गर्मी को खींचता है और शोषित करता है, इसके बाद पृथ्वी और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। ये आपका ग्रीन हाउस गैस का कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस से गैसों के हानिकारक प्रभाव। अब ये देख लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसों के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो पहला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा बढ़ गया है। और वैश्विक तपन, यानी पूरे विश्व में टेम्परेचर क्या है कि 1% बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्मी अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अब आप देखेंगे कि गर्मी अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैस का ही प्रभाव है। इसके बाद देखते हैं मौसम चक्र में बदलाव। देखिए यानी क्लाइमेट चेंज। अभी आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता दिख रहा है। गर्मी
का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया है, ठंडी का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया है, गर्मी कभी भी हो जाती है। गर्मी अब आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक धीरे-धीरे गर्मी रहती ही है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सितंबर तक गर्मी रहती थी और अक्टूबर और नवंबर से ठंड स्टार्ट हो जाता था, जो कि इस बार अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप जानते ही हैं, ये सब उसके कारण ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्पन्न होने के कारण। अब आप ये देखिए कि जो ग्रीन हाउस गैस है यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो औद्योगिकीकरण यानी आपका इंडस्ट्रियल चीजें जो हो गई या फैक्ट्री वगैरह हो गई, इन सब के कारण ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद दूसरा क्या है? वनों का विनाश। आपको पता है कि वनों का विनाश तेजी से किया जा रहा है, वनों को तेजी से काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को तेजी से काटा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, यानी वनों का विनाश किया जा रहा है, जो ये भी एक कारण है आपका ग्रीन हाउस गैस का। इसके बाद क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ पौधे जंगल इत्यादि को समाप्त करके खुद अपने रहने का जो स्थान है वो बढ़ाता जा रहा है और पेड़ पौधे जंगलों को समाप्त करता जा रहा है, यानी विनाश करता जा रहा है, जिसके कारण भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग, यानी फॉसिल फ्यूल का प्रयोग अधिक किया जा रहा है, जिसके कारण भी ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नगरीकरण। आप देखेंगे कि शहरीकरण बहुत ज्यादा होता जा रहा है, अब गांव-गांव तक शहर का इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है और हर कोई शहर की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैस का वर्गीकरण तथा नाम। अब ग्रीन हाउस गैसों का वर्गीकरण तथा नाम हम देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस दो प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा मानव निर्मित। एक तो वो गैस है जो प्रकृति में पहले से ही स्थित है और दूसरा मानव के द्वारा निर्मित किया गया गैस है। तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस कौन कौन से हैं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका एक प्राकृतिक गैस है। CH4 मीथेन, ये भी आपका प्राकृतिक गैस है। और H2OG यानी जल वाष्प यानी इवेपोरेशन, ये भी आपका एक प्राकृतिक गैस है। और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका एक प्राकृतिक गैस है। अब देखते हैं मानव निर्मित क्या है। मानव निर्मित गैसों में देख लेते हैं CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपका मानव निर्मित गैस है। आप देखेंगे कि फ्रीज वगैरह में जो कूलिंग करता है, एसी जो कूलिंग करता है, उसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का ही प्रयोग होता है, जिसके कारण हमें फ्रिज ठंडा करता है, एसी भी ठंडा करता है, किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब देखते हैं HFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी मानव निर्मित गैस है। PFCS यानी पर फ्लोरोकार्बन्स, ये आपका मानव निर्मित गैस है। SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये भी आपका एक प्रकार का मानव निर्मित गैस है। तो ये रहे कुछ गैसें जो कि मानव निर्मित और प्राकृतिक गैसें थी। अब देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसे बनी है या कैसे हुई है। तो देखते हैं कि वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है, ठीक है, वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से परत हैं? पहला हो गया क्षोभ मंडल। क्या हो गया पहला? क्षोभ मंडल, जिससे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर हो गया। मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर हो गया या मेसोस्फियर हो गया। वायुमंडल यानी थर्मोस्फियर हो गया। बहिर्मंडल यानी हेक्सोस्फियर हो गया। तो वायुमंडल पूरे 5 परतों से मिलके बना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण
क्वेश्चन बन जाता है कि वायुमंडल की जो संरचना है वो कितने परतों से मिलके बनी है, तो 5 परतों से मिलके बनी है वायुमंडल। ठीक है, तो वो जो 5 परतें हैं तो वो कौन कौन से हो गए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर हो गया, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर हो गया, वायुमंडल या ताप मंडल कह सकते हैं इसको, ताप मंडल जिसे थर्मोस्फियर कह सकते हैं, बहिर्मंडल यानी हेक्सोस्फियर कहते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मंडल के बारे में पूछता है। अब पृथ्वी के जो सबसे करीबी मंडल है वो कौन सा मंडल है, तो आपका क्षोभ मंडल है, यानी ट्रोपोस्फियर जो है वो पृथ्वी के सबसे करीबी मंडल कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है। अब देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो धरातल से 13 किलोमीटर तक, यानी जिस धरातल पे हम अभी हैं उससे 13 किलोमीटर ऊंचाई तक, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल है। कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी दिया रहता है, कहीं कहीं 13 किलोमीटर। तो ये आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है और उसके ऑप्शन किस प्रकार है, उस प्रकार से आप आंसर करिएगा। तो कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी दिया रहता है और कहीं 13 किलोमीटर भी। तो देख लीजिए ऊंचाई कितना है, धरातल से 13 किलोमीटर तक का जो एरिया कवर करता है वो क्षोभ मंडल यानी आपका ट्रोपोस्फियर कवर करता है। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता ये है कि इसमें मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान आदि पाए जाते हैं। अब देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्या होता है कि मौसमी यानी जो आप देखते हैं कि मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होता है, आपका क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया, वर्षा का आना, आंधी, तूफान, ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है ये देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल आता है ना। तो क्षोभ मंडल के बाद धरातल से 50 किलोमीटर तक, यानी ये तो 13 किलोमीटर तक है ना, जहां पे हम लोग स्थित हैं, रह रहे हैं पृथ्वी पर, उससे क्या है 13 किलोमीटर का एरिया कवर करता है क्षोभ मंडल। और अब देख लीजिए समताप मंडल का जो एरिया कवर करता है वो धरातल से 50 किलोमीटर तक का, देखिए 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है कौन, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, देखिए इधर क्या है, तो आपका ये कुछ महत्वपूर्ण रहा इधर, है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ठीक है, मध्य मंडल से आपका ये मिलता है कि जो उल्का पिंड आता है, उल्का पिंड जो वायुमंडल से नहीं, जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आपका इधर आता है, वायुमंडल या पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, वायुमंडल में ही उसको जला के खाक कर देता है आपका ये मध्य मंडल। ठीक है, तो खास इनकी कोई खास विशेषता नहीं है। और सबसे ऊपरी मंडल जो है वो आपका हेक्सोस्फीयर है यानी बहिर्मंडल है। तो आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसे आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ये एग्जाम में इसमें ना क्वेश्चन बनेगा तो आप मुझसे बताइएगा, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, आपका ये क्लास डेली का डेली होता रहेगा। चलिए आप लोग ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करिए। धन्यवाद।